हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनदर सेशन ऑफ मीम्स 450 प्लस। आज हम लोग देखेंगे इंडिया रशिया रिलेशंस। ओके, तो इस चीज के ना पहले कंटेक्स्ट समझिए कि प्रधानमंत्री ने ये शायद पहली बार होगा जब किसी प्राइम मिनिस्टर ने एक न्यू टर्म शुरू किया, अपना थर्ड टर्म प्राइम मिनिस्टर मोदी ने अपना शुरू किया। एंड पहली विजिट जो रही वो किसी नेबरिंग कंट्री में ना होकर किसी फॉरेन कंट्री में गई है, किसी और फॉरेन कंट्री में अदर देन दी नेबरिंग कंट्री। ओके, सो दिस शोज द सिग्निफिकेंस कि रशिया कितना इंपॉर्टेंट है इंडिया के लिए। ठीक है, ये पहला रीजन है। सेकेंड रीजन इज, इसमें थोड़ा रफली लिख लीजिए, ये सिर्फ आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए। अगर आप न्यूज़पेपर एनालिसिस फॉलो नहीं कर रहे हैं, वहां तो मैं डिस्कस करता ही हूँ ये सब। ठीक है, फर्स्ट इज कि ये सिग्निफिकेंस दिखाता है कि नेबरिंग कंट्री ना जाकर एक प्राइम मिनिस्टर अपने न्यू टर्म में पहली विजिट के लिए चूज करते हैं रशिया को। ठीक है, दिस इज फर्स्ट सिग्निफिकेंस। सेकेंड इज कि वहां रशिया उस टाइम पर गए प्राइम मिनिस्टर मोदी जब नाटो का समिट चल रहा था वॉशिंगटन डीसी में। ये एक मैसेज था नाटो, यूएसए और उसके वेस्टर्न अलाइज के लिए, दैट आप चाहे रशिया को जो भी समझे जो भी कहें, ठीक है, ये वॉर का सबसे मेन रीजन नाटो एक्सपेंशन है, ये सब जानते हैं। ठीक है, अभी भी बाइडेन ऑफर करते रहते हैं कि मेंबरशिप हम देंगे यूक्रेन को। तो ये कहीं ना कहीं इंडिया की तरफ से भी एक मैसेज था कि हम अपनी ऑटोनॉमी, अपनी स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, अपने बेनिफिट और लॉस के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि हमें किस कंट्री के साथ कितना एंगेज करना है। हम आपके प्रेशर में नहीं आते हैं। वी हैव एंड वी हेल्ड दैट स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। दूसरा मैसेज था रशिया की तरफ से वर्ल्ड को और स्पेशली नाटो को कि आपने चाहे हमें आइसोलेट करने के लिए कितनी भी कोशिश कर ली हो, बट हम आइसोलेट नहीं हैं। अगर रशिया और इंडिया जैसे पार्टनर्स उसके पास हैं तो उसे आप आइसोलेट नहीं कह सकते। टर्की, जो कि ऑलरेडी नाटो का मेंबर है, वो भी रशिया के साथ डील कर रहा है। वो रशिया से S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम खरीद रहा है नाटो का मेंबर होते हुए। तो ये दिखाता है कि नाटो का यानी यूएस और वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज का जो गोल था रशिया को आइसोलेट करके रखना, वो सक्सेसफुल नहीं रहा है। ठीक है, इसके बारे में बाकी बातें हमने न्यूज़पेपर में की थी, सारे एंगल्स देखे थे हमने कि इन्वेस्टमेंट की कोई कमी नहीं है इस वक्त रशिया में। वॉर मशीनरी पूरी मोबिलाइज करने की वजह से वहां पे एम्प्लॉयमेंट भी लोगों को और ज्यादा मिला है। और जो इंपोर्ट डिपेंडेंट था अभी तक जिन चीजों पर, उसका इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन किया जा रहा है रशिया में, तो उसके लिए भी इन्वेस्टमेंट और ज्यादा आया। वहां पे जो डोमेस्टिक लोग हैं, गवर्नमेंट है, उन लोगों ने अपना इन्वेस्टमेंट और बढ़ाया है। तो उनके यहाँ ऐसी कोई प्रॉब्लम हुई नहीं है। रेवेन्यू की बात करें जो इंटरनेशनल ट्रेड से आता है, तो आज भी रशिया को ऑयल एंड गैस के एक्सपोर्ट में कोई ज्यादा ड्रॉप देखने को नहीं मिला है हमें। ओके, थैंक्स टू शैडो शिपिंग, जो सब हमने न्यूज़पेपर में ये सब कंटेक्स्ट डिस्कस किए थे। अगर आपने न्यूज़पेपर में सब पॉइंट्स पहले सुने हुए तो प्लीज गिव अ थम्स अप। ओके, अब चलिए यहां पर देखते हैं कि आखिर ये जो समिट था प्राइम मिनिस्टर मोदी का, यहां से क्या क्या चीजें निकल कर आई हैं। सबसे पहला पॉइंट जो निकल के आया कि बायलैटरल ट्रेड जो है दोनों कंट्रीज का, इसको हम लोग इंक्रीज करेंगे। बायलैटरल ट्रेड, इसको इंक्रीज किया जाएगा। न्यू टारगेट सेट किया गया है $100 बिलियन बाय 2030। राइट, अभी कितना बायलैटरल ट्रेड है? अभी है $65 बिलियन, बट द वर्स्ट थिंग फॉर इंडिया इज कि इंडिया यहाँ पे $61 बिलियन जो है वो रशिया के फेवर में है, ये ट्रेड ऑफ बैलेंस। ठीक है, इंडिया का लेस देन $5 बिलियन का एक्सपोर्ट है रशिया को। ठीक, थोड़ा सा प्रोडक्ट्स की भी बात कर लेते हैं कि आखिर ये हम लोग क्या इंपोर्ट करते हैं रशिया से और क्या एक्सपोर्ट करते हैं। तो अगर एक्सपोर्ट की बात करें तो इंडिया एक्सपोर्ट करता है मोस्टली फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स, ठीक है, ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स, स्टील एटसेट्रा। और इंपोर्ट क्या कर रहा है इंडिया रशिया से? तो इंपोर्ट में हम लोग इंपोर्ट करते हैं मोस्टली केमिकल फर्टिलाइजर्स। ओके, इसके अलावा गैस एंड ऑयल एंड ऑल्सो प्रेशियस स्टोन्स। ये मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग इंपोर्ट करते हैं और वो मेजर प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो बायलैटरल ट्रेड का नेक्स्ट टारगेट क्या रखा गया है? $100 बिलियन बाय 2030। नेक्स्ट इज बायलैटरल इन्वेस्टमेंट। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट का टारगेट रखा गया दैट बाय 2025 हम लोग को एक दूसरे में इन्वेस्टमेंट बढ़ा के कर देनी है $50 बिलियन। अब इन्वेस्टमेंट क्या, रशिया हमारे इधर इन्वेस्ट कर रहा है जैसे कुडनकुलम में, ठीक है, वहां उसने इन्वेस्ट किया हुआ है। सिमिलरली इंडिया वहां इन्वेस्ट कर रहा है जैसे कि रशिया के फार ईस्ट रीजन में, क्योंकि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन वगैरह के जो ब्लॉक्स हैं उनको हम भी ले रहे हैं लीज पर, वहां पे हम लोग प्रोडक्शन कर रहे हैं। ठीक है, तो दो मेजर गोल रहे यहाँ पर, एक बायलेटरल सॉरी एक बायलेटरल ट्रेड को लेकर और दूसरा इन्वेस्टमेंट को लेकर। ठीक है, ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम लोग रशिया के साथ
रशिया से इंपोर्ट करते हैं और ये वो प्रोडक्ट्स हैं जो हम रशिया को एक्सपोर्ट करते हैं। ठीक, तो ये पहला आउटकम था। दूसरा आउटकम रहा विथ रिस्पेक्ट टू कनेक्टिविटी रूट्स। अगर आपने न्यूज़पेपर रेगुलर फॉलो किया है ना, तो आपने सारे पॉइंट्स वहां भी सुने होंगे। ठीक है, इसलिए ये तो सिर्फ आपका रिवीजन हो रहा है फर्स्ट स्लाइड पे, इसके बाद हम उसके पूरे हिस्टोरिक मैटर में जाएंगे, वो भी देखेंगे। तो कनेक्टिविटी रूट में हमारा फोकस कहाँ है? सबसे पहले हम लोग चाहते हैं कि हमारा जो चेन्नई व्लादिवोस्टोक रूट बन रहा है, चेन्नई व्लादिवोस्टोक मैरीटाइम रूट, हम इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें ताकि हमें एक ऑल्टरनेटिव कनेक्टिविटी मिले फ्रॉम ईस्टर्न साइड, वेस्ट से नहीं। ठीक है, वेस्टर्न साइड से नहीं जाना है, वो जो सुएज कैनाल वाला है उधर से नहीं। ठीक है, इसके अलावा इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर बनाया जा रहा है वाया ईरान। ये सब हम लोग फिल्म्स के टाइम देख चुके हैं मैप के साथ। एंड नेक्स्ट इज एक नॉर्दर्न सी रूट बनाने की कोशिश की जा रही है। तो ये सारे हो जाते हैं हमारे कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारा, काफी सारे एमओयू साइन किए गए। अब एमओयू साइन किए गए विद रिस्पेक्ट टू क्लाइमेट चेंज, विद रिस्पेक्ट टू पोलार रिसर्च, लीगल आर्बिट्रेशन, क्योंकि जब आप इन्वेस्ट करते हैं एक दूसरे कंट्री में तो ऑब्वियस सी बात है कि कुछ लीगल डिस्प्यूट्स आना ऑब्वियस सी बात है। उसके लिए हम लोग लीगल आर्बिट्रेशन को लेकर हमने एमओयू साइन किया है। और नेक्स्ट एमओयू हमने साइन किया है विद रिस्पेक्ट टू फार्मास्यूटिकल सर्टिफिकेशन। ठीक है, दवाइयों के सर्टिफिकेशन को लेकर। तो एक ये मैटर निकल के आया। नेक्स्ट इज डिफेंस कॉपरेशन को लेकर। अब देखिए, पहले हमारी रिलेशनशिप थी रशिया के साथ बायर सेलर रिलेशनशिप की। ठीक है, रशिया कुछ बनाता था और फिर सेल कर देता था इंडिया को, हम लोग परचेज कर लेते थे। बायर सेलर रिलेशनशिप थी, सिंपल सी। उसके बाद रिलेशनशिप थोड़ी सी आगे बढ़ी, लाइसेंस मैन्युफैक्चर रिलेशनशिप बनी। ठीक है, जैसे सुखोई MK30, ठीक है, 30 MK1, उसको लेकर हमने लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग की। T90 टैंक्स, उसमें भी लाइसेंस मैन्युफैक्चरिंग में इंडिया ने बनाया, वहां से लाइसेंस लेकर। फिर हम लोग आगे और बढ़े, हमने कहा कि हम लोग को प्रोडक्शन करते हैं। ठीक है, को प्रोडक्शन में हम लोगों ने ब्रह्मोस मिसाइल साथ में मिलकर बनाई और आज हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्री लाइक फिलीपींस, वियतनाम को एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं। सिमिलरली हम लोग असॉल्ट राइफल्स में भी को प्रोडक्शन कर रहे हैं और ये मध्य प्रदेश के जबलपुर में ही हो रहा है आई थिंक। ऑलराइट, दूसरा हमारे जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको एक हाईएस्ट ऑनर दिया गया है वहां का, जिसे कहते हैं ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू। ठीक है, ये भी हुआ। और लास्टली की जो इंडियंस रिक्रूट किए गए थे रशियन मिलिट्री में जो इंडियंस को रिक्रूट किया गया था, उनके आप कह सकते हो कि रिपैट्रिएशन की बात की गई कि उनको वापस घर भेजा जाएगा जो विलिंग हैं वापस जाने के। ठीक है, तो ये कुछ 5-6 इश्यूज थे जो रिसेंट विजिट से बाहर निकल कर आए। और जब भी इंडिया रशिया का समिट होता है ना, हमेशा दो लोगों के कान खड़े हो जाते हैं, एक है चाइना और दूसरा है यूएसए। चलिए, तो ये तो बात हो गई जितना अभी तक हमने पिछले एक वीक करंट अफेयर में देखा मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी की विजिट को लेकर। थोड़ा सा इवोल्यूशन देख लेते हैं कि आखिर इवोल्यूशन क्या रहा है। इवोल्यूशन ऑफ रिलेशनशिप। सबसे पहले तो देखिए, जब हम लोग आजाद हुए ना 1947 में, तो फर्स्ट थिंग इज कि एक तो हम लोगों ने अपनी आजादी जो ली थी वो चाइना की तरह कोई ऐसे वायलेंट मैनर में नहीं ली थी। ठीक है, और ना ही हमने कोई कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एंटरटेन किया था जैसे कि चाइना ने किया था। तो रशिया का जो ट्रस्ट था वो चाइना पे फिर भी थोड़ा सा ज्यादा था कंपेयर टू इंडिया। पहली बात तो ये है कि हमेशा से ये एलिगेशन लगते रहे कि जो ब्रिटिश इंडिया था, ठीक है, जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, उसी ने कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल कांग्रेस को खड़ा किया था। ठीक है, पहली रीजन ये था। दूसरा ये था कि इंडिया जो बना आजादी के बाद, वो बना एक डेमोक्रेटिक कंट्री। तो कहीं ना कहीं ये मान लिया गया था कि एक डेमोक्रेटिक कंट्री कहीं ना कहीं थोड़ा सा कैपिटलिस्ट ब्लॉक के ज्यादा क्लोज रहती है रादर देन दी कम्युनिस्ट ब्लॉक। राइट, तो यहाँ पर, और उस टाइम रशिया में रूलर कौन था? स्टालिन। उसे वैसे ट्रस्ट इशू थे लगभग सभी कंट्रीज के साथ जो भी ब्रिटेन या फिर यूएसए के थोड़ा सा क्लोज रहती थी। तो इनिशियल जब हमारी इनिशियली जो पहला फेज आया 1947 से 55 का, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा फेज था आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस का, आइडियोलॉजिकल डिफरेंस का। हालांकि हम लोगों ने कैपिटलिस्ट इकोनॉमी भी नहीं अपनाई, लेकिन हमने कम्युनिस्ट इकोनॉमी भी नहीं अपनाई, हम गए मिक्स इकोनॉमी के लिए। यानी कि कुछ इंडस्ट्रीज गवर्नमेंट के अंडर में भी रहेंगी और कुछ इंडस्ट्रीज प्राइवेट सेक्टर के अंडर में भी रहेंगी। ठीक है, लेकिन क्योंकि हमने खुल के कम्युनिज्म को एक्सेप्ट नहीं किया, लेकिन खुल के हमने डेमोक्रेसी अपनाई,
ओके, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस रहे शुरू में। उसने इंडिया की जो भी फ्रीडम मूवमेंट थी वो ये मान के चला कि ये फ्रीडम मूवमेंट ये कोई नॉन वायलेंट और इस टाइप की चीजें नहीं है। ब्रिटिशर्स एंड इंडियन नेशनल कांग्रेस ये दोनों कहीं ना कहीं कोई ऐसी अरेंजमेंट कर रही है सीक्रेटली कि आगे भी चल के हमारे बीच का कॉपरेशन इसी तरह से बना रहेगा। एंड इनडायरेक्टली सही, बट कहीं ना कहीं आप यूएस यूके के ही कैंप की तरफ टिल्ट करोगे। लेकिन बाद में प्राइम मिनिस्टर मोदी की जब विजिट हुई, सॉरी प्राइम मिनिस्टर नेहरू की जब विजिट हुई 54-55 में, तब कहीं ना कहीं उन्होंने पूरा देखा कि उसके पहले भी जा चुके थे वो, ऑब्वियसली अच्छे खासे एजुकेटेड आदमी थे। तो उन्होंने देखा कि हमने अपना पूरा इकोनॉमिक मॉडल जो तैयार किया, 5 ईयर प्लान वगैरह, वो हमने सोवियत मॉडल पर ही तैयार किया था। तो धीरे धीरे 1955 में पंडित नेहरू ने एक विजिट की यूएसएसआर में। एंड रिटर्न में जो सोवियत लीडर थे मिस्टर क्रुश्चेव, ठीक है, स्टालिन मर चुका था, क्रुश्चेव जो लीडर थे इन्होंने भी इंडिया विजिट किया। तो उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा रिलेशन नॉर्मल हुए, एक दूसरे पे ट्रस्ट डेवलप हुआ कि चलिए पॉलिटिकली ना सही लेकिन इकोनॉमी वाइज तो हम सब लोग एक ही चीज में बिलीव कर रहे हैं, दैट इज सोशलिस्ट काइंड ऑफ स्टेट, राइट। और फिर नतीजा क्या निकल के आया? नतीजा निकल के आया कॉपरेशन, फॉर एग्जाम्पल भिलाई स्टील प्लांट एंड बोकारो प्लांट, ठीक है, ये दोनों सोवियत के कॉपरेशन से ही बने थे। सो दिस वाज फर्स्ट फेज 1947 से लेके 55 तक। फिर बात आती है कोल्ड वॉर के फेज की, क्योंकि 1955 तक कोल्ड वॉर उतनी नहीं चली थी, ऐसा नहीं था कि आजादी के बाद से कोल्ड वॉर शुरू हो गई थी। बट स्टालिन को बुरा क्या लगा था कि यूएसए ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया और उसने ऑलमोस्ट जापान पे जब बिल्कुल गिरा ही दिया था, तब जाकर स्टालिन को पता चला कि यूएसए इज हैविंग द न्यूक्लियर बॉम्ब। सो उसे ये पसंद नहीं आया था कि जब हम सभी एक अलाइड मेंबर्स की तरह नाजिज्म और फासिज्म के अगेंस्ट लड़े, तो फिर ये इस तरह की चीजें सीक्रेट क्यों रखी गई, ठीक है। तो फिर उसके बाद स्टालिन ने भी न्यूक्लियर वेपन एक्सप्लोड किया और फिर रशिया भी बन गया न्यूक्लियर पावर। तो अब यूएसए एंड रशिया दोनों बन चुके थे, रशिया यानी उस टाइम का सोवियत, दोनों बन चुके थे न्यूक्लियर पावर, और यहां से शुरुआत होती है कोल्ड वॉर की। अब कोल्ड वॉर की जब शुरुआत हुई तो यहाँ पर इंडिया ने डायरेक्टली तो नहीं कहा, इंडिया ने तो कहा हम तो नैम समिट वाले लोग हैं, हम नॉन अलाइंड है, ठीक है। लेकिन कहीं ना कहीं इकोनॉमिक रिलेशनशिप और डिप्लोमेटिक एंगेजमेंट ये हमारा काफी स्ट्रांग रहा इनके साथ, स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट भी काफी स्ट्रांग रहे हमारे इनके साथ। दूसरा मिलिट्री, क्योंकि इस टाइम पर ये मिलिट्री एंगल क्यों आया? ये इसलिए आया क्योंकि यूएसए उस टाइम ये मानता था कि अगर आप हमारे कैंप में नहीं हो तो आप हमारे अपोजिट ही माने जाओगे। न्यूट्रल जैसी चीज में यूएसए बिलीव नहीं करता था, इधर यूर विद अस और यूर अगेंस्ट अस, ठीक है। तो इंडिया को अल्टीमेटली फिर अपने डिफेंस वेपन वगैरह के लिए डिपेंड होना पड़ा यूएसएसआर पे। इनफैक्ट यूएसए का अगर आप देखेंगे तो उस टाइम 1962 वॉर में नेहरू जी ने बोला था, एक लेटर भी लिखा था इन्होंने यूएसए के प्रेसिडेंट को कि प्लीज वी नीड योर एयर फोर्स सपोर्ट इन दिस वॉर अगेंस्ट चाइना। बट अब जैसा कि राइटर्स ने अपनी बुक्स में लिखा लेटर ऑन कि यूएसए ने उनके लेटर को, जो प्रेसिडेंट थे उस टाइम, उन्होंने नेहरू जी के लेटर को डस्टबिन में फेंक दिया था। ओके, ही जस्ट रेड इट एंड थ्रू इट इन द डस्टबिन, क्योंकि उनकी जो मेंटालिटी थी यूएसए की, इधर यूर विद अस और यूर अगेंस्ट अस, न्यूट्रल जैसा वो कुछ मानता नहीं था। ऑलराइट, तो फिर अल्टीमेटली हमें थोड़ा मिलिट्री, अपने मिलिट्री इक्विपमेंट्स वगैरह के लिए कहाँ जाना पड़ा? यूएसएसआर के ही करीब जाना पड़ा इस पूरे फेज में। फिर 65 में हमारी वॉर होती है पाकिस्तान के साथ, तो उसमें भी मीडिएशन करने के लिए कौन आता है आगे? यूएसएसआर। फिर वो जो ताशकेंट समिट होता है, हालांकि वहां पे शास्त्री जी मारे गए थे, लेकिन शास्त्री जी की जो डेथ हुई थी, अब वो क्या रियलिटी वो तो हमें नहीं पता, लेकिन इसके बाद से यूएसएसआर का पूरा कंप्लीट 100% डेडिकेटेड सपोर्ट इंडिया के फेवर में आया कि 65 में या 62 में हम आपकी मदद करने में चूक गए थे, लेकिन 71 वॉर में जब मौका आया यूएसएसआर के पास, तब उसने कहा हम किसी भी एक्सटेंट तक जाएंगे इंडिया को सपोर्ट करने के लिए। और उसने अपनी न्यूक्लियर सबमरीन को इंडियन ओशन में तैनात भी कर दिया था। जब यूएसए ने अपने बॉम्बर्स को आगे बढ़ाया इंडिया को डराने के लिए, तब यूएसएसआर ने अपनी सबमरीन को इंडियन ओशन में ऊपर ले आया था, और यूएस के बॉम्बर्स जो थे वो वापस लौट गए, और यूके की जो एक और वॉरशिप आगे बढ़ी थी स्विस कैनाल से आगे, वो भी डाउनवर्ड जाकर उधर चली गई सेचलिस की तरफ, ठीक है। तो यूएसएसआर का जो सपोर्ट था इन 1971, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा क्रूशियल था। और ये इसलिए हुआ था क्योंकि इंदिरा गांधी जी ने मार्च में, क्योंकि ये डिसाइड हो गया था कि दिसंबर में हमें कहीं ना कहीं इस वॉर को लड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पर बहुत कत्लेआम हो रहा था बांग्लादेश में। और मार्च में इन्होंने यहां पर साइन की थी यूएसएसआर के साथ ट्रीटी ऑफ पीस, फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन। अब इस ट्रीटी में क्या था कि यहां पर एक सीक्रेट क्लॉज डाला गया था,
फोकस ऑन दिस। यहाँ पर एक सीक्रेट क्लॉज डाला गया था कि जब भी ईदर कंट्री, दोनों में से किसी भी कंट्री पर थ्रेट आएगा किसी भी तरह का, तो म्यूचुअल कंसल्टेशन की जाएंगी। ठीक है, म्यूचुअल कंसल्टेशन की जाएंगी जब भी कोई थ्रेट आएगा। तो ये जो सीक्रेट क्लॉज था, इसी वजह से यूएसएसआर वर बाउंड कि अगर इंडिया को जरूरत पड़ेगी तो हमें उनकी मदद के लिए जाना होगा। क्लियर। नेक्स्ट इज पोस्ट कोल्ड वॉर एरा। अब पोस्ट कोल्ड वॉर एरा की जब शुरुआत हुई, अब देखिए, अब तक आइडियोलॉजिकल डिफरेंसेस चल रहे थे। 91 92 आते आते डिवाइड हो चुका था पूरी तरीके से, आपका यूएसएसआर डिसॉल्व हो चुका था। अब एक ही वर्ल्ड पावर रह गया था, यूएसए। अब ये वो फेज था जब हम भी किस चीज से गुजर रहे थे, इकोनॉमिक क्राइसिस से। हमें लोन की जरूरत थी आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक से, और आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक को कौन कंट्रोल कर रहा था इस वक्त, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूएसए एंड इट्स वेस्टर्न यूरोपियन अलाइज। राइट। तो यहां पर फिर कहीं ना कहीं हमने रशिया को थोड़ा सा साइडलाइन किया। ठीक है। और इसराइल, जिसको माना जाता था कि इसराइल इज लाइक अ चाइल्ड ऑफ यूएसए, तो हमने इसराइल के साथ कभी डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं किए थे इतने साल में, बट अब जाकर हमने डिप्लोमेटिक रिलेशन स्टैब्लिश किए, बिकॉज वी न्यू कि हमें दो चीजों की सख्त जरूरत है। एक है टेक्नोलॉजी की, जो कि इसराइल के पास है, और दूसरा है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, जो कि इसराइल के पास ही सबसे एडवांस है। ठीक है। तो हमने इसराइल के साथ, फिर यहां पर हमने कहीं ना कहीं से रशिया के उन कंसर्न्स को उतना ज्यादा एड्रेस नहीं किया। राइट। बट मोस्टली जो भी हमारे मेन कंसर्न्स थे ना, देवर ऑल इकोनॉमिक। ऐसा नहीं था कि हमें रशिया से दूर जाना था, बट हमारे इकोनॉमिक कंसर्न्स थे। रशिया खुद ब्रेकअप हो चुका था, इकोनॉमिकली भी वीक हो चुका था, और रशिया आज भी इकोनॉमिकली कोई इतना ज्यादा बड़ा नहीं है। ठीक है, इकोनॉमिकली वो ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। इट इज जस्ट दैट रशिया इज मिलिटरली बिट स्ट्रांग। ओके। नेक्स्ट, लेकिन रशिया को उस तरह की चीजें फील ना हो, तो हमने 1993 में वापस से इसके साथ ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन को साइन किया, ताकि वो ट्रस्ट बना रहे। ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप एंड कॉपरेशन हमने फिर से साइन की। ठीक है, तो ये कहानी हो गई सन 2000 तक की। अब सन 2000 में रशिया में आ जाते हैं मिस्टर पुतिन। और वो ये मान के चलते हैं कि रशिया कमजोर हुआ होगा, लेकिन मैं उसको फिर से स्ट्रांग बनाऊंगा। और आज हम वही देख रहे हैं। 2009 में जॉर्जिया को इन्वेड किया रशिया ने, क्योंकि जॉर्जिया भी नाटो की मेंबरशिप लेने चला था। और अब यूक्रेन पे इन्वेड किया, क्योंकि यूक्रेन भी नाटो की मेंबरशिप लेने चला था। एंड पुतिन वॉज वेरी एडमंट कि पहले जो हो गया नाटो का एक्सपेंशन, मेरे आने के बाद मैं नहीं होने दूंगा। राइट। तो अब ये जो ट्रीटी ऑफ फ्रेंडशिप हमने साइन कर ली थी 1993 में, इसको 2000 में हमने, जब पुतिन आ गए उसके बाद हमने एलिवेट किया टू स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप। ठीक। इसके अलावा अब यहां पर हमारा जो फोकस था रशिया के साथ, वो सिर्फ डिफेंस या पॉलिटिकल या फिर सिक्योरिटी तक लिमिट नहीं रह गया था। अब हमने अपने कॉपरेशन के डोमेन को और ज्यादा बढ़ाते हुए हम लोगों ने ट्रेड के लिए भी बात की, हमने इकोनॉमी की भी बात की। ठीक है, और कल्चर एंड टेक्नोलॉजी की भी बातें की, और हम लोगों ने यहाँ पर एनुअल समिट भी करते हैं इंडिया रशिया का, ताकि हम लोग आपस में अपने कंसर्न्स को एड्रेस कर सकें। ठीक है, तो ये था अभी तक का पूरा इवोल्यूशन ऑफ इंडिया रशिया फ्रेंडशिप। ठीक। अब हम लोग आते हैं कि आखिर और कौन से एरियाज हैं ऐसे जिनमें हम लोग कोऑपरेट कर सकते हैं। सो फर्स्ट एरिया इज जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन। अब जरा सोचिए कि हमारे पास कौन कौन से ऐसे फोरम है जहां पर हम लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, तो आपके दिमाग में आएगा ब्रिक्स। यस, वी आर कोलैबोरेटिंग ऑन दिस। ठीक है, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, G20 इज देयर। राइट। उसके अलावा रशिया के पास क्या है, रशिया के पास है यूएन में वीटो पावर। है। और ये कंट्री है जिसपे हम हमेशा रिलाई कर सकते हैं। अब एक बार इमेजिनरी सिनेरियो इमेजिन कर लीजिए कि कल को पीओके लेने के लिए पाकिस्तान पर इंडिया इन्वेट कर देता है। क्लियर। तो कहीं ना कहीं यूएस इन द नेम ऑफ ह्यूमन राइट्स एंड वर्ल्ड पीस एंड ऑल दोस्त अपने एलाइज ब्रिटेन और फ्रांस के साथ मिलकर इसको वीटो कर देता है। ठीक है, या इंडिया पर सैंक्शन लगाने की बात करता है कि चलिए इंडिया पर सैंक्शन लगाए जाए, इसने बेवजह पाकिस्तान पर इन्वेजन किया है। ओके। चाइना, वो पाकिस्तान का ही भाई है, वो उससे आप कोई उम्मीद नहीं कर सकते। लेकिन इन सैंक्शन, ऐसे सैंक्शंस को वीटो करने के लिए हम किस कंट्री पर रिलाई कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ रशिया पर। ठीक है, तो ये जियोपॉलिटिकल कोऑपरेशन हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। और ऐसा नहीं है कि ह्यूमन राइट्स के रिस्पेक्ट में हमारे अगेंस्ट कभी रेजोल्यूशन नहीं आते, यूएन में बिल्कुल आते हैं, चाहे वो ह्यूमन राइट्स वायलेशन कश्मीर के हों, ठीक है, या नक्सलाइट्स की बातें हों, या फिर आजकल जो हम लोग एनजीओ वगैरह को
कि फंडिंग को थोड़ा टाइट करने के लिए ये जो स्टेप्स ले रहे हैं, ठीक है, स्पेशली फॉरेन फंडेड एनजीओ के अगेंस्ट, इनके अगेंस्ट रेजोल्यूशंस आते रहते हैं यूएन में, ठीक है, और यूएन में हमारे लिए सबसे रिलायबल पार्टनर बन के आता है रशिया। क्लियर। अब दूसरा दूसरा रीजन ये भी बनता है जियोपॉलिटिकल में कि एक तो ये चाइना पाकिस्तान एक्सिस बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है? एक तो चाइना का एग्रेशन हमारी बॉर्डर्स पर, ये फर्स्ट प्रॉब्लम है। दूसरी प्रॉब्लम है पाकिस्तान का कोवर्ट सपोर्ट टू टेररिज्म। एक तो इन दोनों से हमें फाइट भी करना है, बट एट द सेम टाइम डायलॉग भी रखना है, ठीक है। तो एससीओ का मेंबर सिर्फ हम ही नहीं बने, पाकिस्तान भी बना है, और एससीओ के अंडर में एक और चीज आती है, रैट्स, ठीक है। ये काउंटर टेररिज्म मेजर्स के लिए बनाया गया है अंडर एचसीओ। तो रेड्स में पाकिस्तान भी है, चाइना भी है, इंडिया भी है, रशिया भी है। तो रशिया का कॉपरेशन हमारे लिए जरूरी है, क्योंकि टेररिज्म को सिर्फ फाइट कर कर ही नहीं डिफीट किया जा सकता। टेररिज्म में के लिए जरूरी है कि हम उन लोगों को भी रिस्ट्रेन कर पाए जो टेररिज्म को स्पॉन्सर कर रहे हैं, और वो तभी हो सकता है जब उन पर प्रेशर सिर्फ एक कंट्री से नहीं बल्कि वर्ल्ड की सुपर पावर से भी पड़े, स्पेशली दोज होल्डिंग द वीटो इन यूएन सिक्योरिटी काउंसिल, दैट इज रशिया। क्लियर। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन में आप और भी बातें लिख सकते हो, जैसे कि टेररिज्म एंगल हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, ठीक है, कि पाकिस्तानी सॉइल जो यूज होती है यहाँ पर वो सब। और दूसरा, अब रशिया के एंगल से सोचते हैं थोड़ा जियोपॉलिटिकल कॉपरेशन। रशिया पे क्या लगे हुए हैं, सैंक्शंस। उसकी सबसे ज्यादा अर्निंग कहाँ से होती है, एनर्जी सेक्टर से, ऑयल गैस ये सब सेल करके। अब ये सैंक्शन शायद उस पर भारी पड़ जाते अगर उसको दो बड़े मार्केट ना मिलते, एक चाइना का तो वो तो उसको वैसे भी मिलेगा कैसे भी, लेकिन इंडिया का भी एक बहुत बड़ा मार्केट मिला, जिस वजह से इस सैंक्शन के उतने ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़े। तो जियो पॉलिटिकल कॉपरेशन सिर्फ हमारे एंगल से नहीं बल्कि उनके एंगल से भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्लियर। आगे चलते हैं। डिफेंस कॉर्पोरेशन। तो डिफेंस कॉर्पोरेशन में ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, पहले हमने सबसे पहले क्या किया था, हमने लाइसेंस प्रोडक्शन किया था ऑफ T-90 टैंक्स एंड Su-30 MKI एयरक्राफ्ट का, ठीक है। इसके बाद हमने क्या किया, इसके बाद हमने अभी रिसेंटली S-400 जो मिसाइल डिफेंस सिस्टम है वो भी परचेज करने का एग्रीमेंट किया है। हालांकि अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाया है क्योंकि ये डिले हो गया है ड्यू टू यूक्रेन वॉर, ठीक है, लेकिन ये हमने किया। और याद कीजिए कि इस सिस्टम पे जब हम एग्रीमेंट करने जा रहे थे तो यूएसए ने क्या कहा था कि कार्ड सा अप्लाई हो सकता है उन पर जो हमारे एडवर्सरी यानी यूएसए के एडवर्सरी रशिया, उनके साथ किसी भी तरह का ट्रेड करेंगे। लेकिन इस कार्डसा की परवाह ना तो इंडिया ने की और ना ही इस कार्डसा की परवाह टर्की ने की, जबकि टर्की खुद नाटो का मेंबर है। क्लियर। नेक्स्ट, को प्रोडक्शन की बात आई तो को प्रोडक्शन में हमारे पास एग्जांपल निकल के आते हैं ब्रह्मोस मिसाइल के, एंड वन मोर एग्जांपल वाज द असॉल्ट राइफल का जो डेवलपमेंट कर रहे हैं हम लोग, ठीक है। असॉल्ट राइफल, इसका नाम है एक्चुअली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, AK-230 राइफल्स, ठीक है। तो ये डिफेंस कॉर्पोरेशन की बात हो गई। इसके अलावा डिफेंस कॉर्पोरेशन में हम लोग क्या करते हैं, जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल इंदिरा। इंदिरा इज ए ट्राई सर्विस एक्सरसाइज, ठीक है, तीनों तीनों सर्विस वाले इसमें काम करते हैं। जबकि अगर आप एविया इंदिरा की बात करेंगे तो ये है एयरफोर्स की एक्सरसाइज, यहाँ पे सिर्फ दोनों कंट्रीज की एयरफोर्स कॉपरेट करती है, ठीक है। इसके अलावा डिफेंस कॉर्पोरेशन आप एक और चीज लिख सकते हो, 2+2 डायलॉग भी हम लोग रशिया के साथ करते हैं। 2+2 में आपको पता ही होगा डिफेंस मिनिस्टर होते हैं और फॉरेन मिनिस्टर होते हैं। इकोनॉमिक कॉपरेशन पे आते हैं। तो इकोनॉमिक कॉपरेशन पे अभी तक हम जानते हैं कि बायलैटरल जो ट्रेड है वो $5 बिलियन हो चुका है। $100 बिलियन हमें अचीव करना है बाय 2030। बायलैटरल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो इन्वेस्टमेंट बढ़ा के हमें करना है $50 बिलियन बाय 2025। और ये इन्वेस्टमेंट कहाँ कहाँ आ सकता है, इंडिया इन्वेस्ट कर रहा है फार ईस्ट जो रशियन रीजन है उसमें, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में, और सिर्फ इतना ही नहीं, रशिया के पास रेयर अर्थ एलिमेंट्स भी काफी हैं, काफी भंडार है उसके पास, प्रेशियस मेटल्स का भी बहुत सारा भंडार है, तो हम इन सब में इन्वेस्ट कर रहे हैं। रशिया इन्वेस्ट कर रहा है मोस्टली हमारे यहाँ पर न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में, ये न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज में। और ये जो हम लोग जो फार ईस्ट में इन्वेस्ट कर रहे हैं ना, इसी के लिए नीति आयोग और रशिया की जो मिनिस्ट्री है फॉर डेवलपमेंट ऑफ फार ईस्ट, इन दोनों के बीच में एक 5 ईयर प्रोग्राम ऑफ कॉपरेशन भी साइन हुआ था, कॉपरेशन इन फार ईस्ट। ये हमारे नीति आयोग था उसमें एंगेज बाय 2021 से 25 तक, ठीक है। ये 5 ईयर का प्रोग्राम था।
तो ये एग्जांपल एज अ आप एरो लगा के नीचे लिखेंगे तो आपके आंसर ज्यादा इंपैक्टफुल बनते हैं, क्योंकि यहाँ पे आप सिर्फ जनरल बातें नहीं कर रहे बल्कि स्पेसिफिक करंट रेलेवेंट डेवलपमेंट भी बता रहे हो विद फैक्ट। ठीक है, इसके अलावा आगे चलते हैं हम लोग। तो रुपी रूबल ट्रेड, ये भी हमने साइन किया था, रुपी और रूबल ट्रेड, हालांकि उतना ज्यादा मटेरियलाइज नहीं हो पाया। इसके लिए हम लोगों ने क्या एस्टेब्लिश किए थे, नॉस्ट्रो एंड फोस्ट्रो अकाउंट। साइंटिफिक एंड रिसर्च कॉपरेशन की बात कर लेते हैं, तो इसमें सबसे पहले हमारे दिमाग में आएगा न्यूक्लियर। ठीक, न्यूक्लियर एनर्जी में हम लोग कॉपरेट कर रहे हैं। एग्जाम्पल, हमने इनके साथ डील साइन की थी कि आप 12 न्यूक्लियर प्लांट लगाने में हमारी मदद करेंगे। ठीक है, एग्जाम्पल कुडनकुलम। कुडनकुलम में अभी 2 यूनिट बिल्कुल प्रोडक्शन स्टार्ट कर चुकी हैं और बाकी 2 यूनिट अंडर कंस्ट्रक्शन है। राइट, इसके अलावा और कहाँ कॉपरेट कर रहे हैं हम लोग, स्पेस में कर रहे हैं, क्योंकि स्पेस में हम लोग जो अपना गगनयान मिशन लॉन्च करने जा रहे हैं उसमें हमारे जो एस्ट्रोनॉट्स हैं उनको ट्रेन कर रहा है रशिया। ठीक है, तो आप इसमें कोट कर सकते हैं, ट्रेनिंग ऑफ एस्ट्रोनॉट्स, इंडियन एस्ट्रोनॉट्स। एक सेकेंड, मुझे वो वर्ड याद नहीं आ रहा, हमने शायद कुछ नाम रखा है अपने एस्ट्रोनॉट्स का, उनको एस्ट्रोनॉट नहीं कह रहे हैं, आई थिंक व्योम मित्र नाम रखा है। आई एम नॉट श्योर, ओके, एक बार आप चेक कर लीजिएगा, बट शायद हमने अपने एस्ट्रोनॉट्स का नाम व्योम मित्र ही दिया है शायद, ओके, देख लीजिएगा। बाकी ये सब फालतू की बातें हैं, डिफेंस एंड, अच्छा इसमें एक चीज और रह गई है, साइंटिफिक रिसर्च की जब बात आती है तो याद कीजिएगा स्पुतनिक 5, स्पुतनिक 5 कैटेगरी, स्पुतनिक 5 ये इसको इमरजेंसी यूज के लिए ऑथराइज कर दिया गया था जब हमारे यहाँ कोविड बढ़ रहा था। ठीक है, ये कोविड वैक्सीन थी। डायस्पोरा की बात करें हम लोग तो हमारे यहाँ करीब करीब 30 से 40 हजार इंडियंस रहते हैं रशिया में। दे वर्क देयर। सिमिलरली काफी सारे कल्चरल सेंटर भी खोले गए हैं रशिया में। इनफैक्ट अगर आप देखेंगे तो आज हिंदुइज्म की ये जो बेसिक टेनेंट्स हैं ये अगर कहीं सबसे तेजी से स्प्रेड हो रहे हैं तो रशिया में ही हो रहे हैं। ठीक है, हिंदी ही नहीं, सिर्फ हिंदी नहीं, गुजराती, तमिल, मराठी, ये सब लैंग्वेज भी वहां पर यूनिवर्सिटीज में पढ़ाई जा रही है रशिया में। दूसरा, फार ईस्ट रीजन के डेवलपमेंट के लिए हम लोगों ने यहाँ पर $1 बिलियन की लाइन ऑफ क्रेडिट, LOC जिसको हम कहते हैं, $1 बिलियन की LOC हमने दी थी रशिया को फॉर डेवलपमेंट ऑफ देयर फार ईस्ट रीजन। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक का इतना क्लियर हो गया होगा आपको अब तक कि यहां पर एग्जैक्टली हम लोगों ने क्या डिसाइड क्या किया अभी तक। जस्ट अ सेकंड। ठीक है, तो एरियाज ऑफ ऑपरेशन में हमने क्या देखा अभी तक, जियोपॉलिटिकल देख लिया हमने, डिफेंस देख लिया, इकोनॉमिक देख लिया, कल्चरल डायस्पोरा एंड साइंटिफिक रिसर्च। अब ये मैंने आपको अलग से बना के क्यों दिया समझाने के बाद ही, बिकॉज देखिए आज चाहे बात रशिया की हो, चाहे बात यूएसए की हो, यूके की हो, अभी अगला सेशन हम लोग यूके पे ही करने वाले हैं, इंडिया यूके रिलेशनशिप। ओके, उसमें ये जो थीम्स है ना, जो फ्रेमवर्क है इनका पूरा, ये फ्रेमवर्क अपने दिमाग में रखिए। किसी भी कंट्री के रिलेशन की बात करें, जियोपॉलिटिकल वे में सोचिए, डिफेंस के कंटेक्स्ट में सोचिए, इकोनॉमिक के कंटेक्स्ट में सोचिए, साइंटिफिक एंड रिसर्च के कंटेक्स्ट में सोचिए और कल्चरल डायस्पोरा के कंटेक्स्ट में सोचिए। ये 5 बातें याद रख लीजिए। तो चाहे आपको यूएसए के साथ रिलेशनशिप पूछ लिए जाए, चाहे यूएई के साथ पूछ लिए जाए, या पूरे के पूरे अरब रीजन के साथ पूछ लिए जाए, या पूरे के पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के साथ पूछ लिए जाए, ठीक है, थीम, ब्रॉड थीम्स आपकी यही रहेंगी फॉर एरिया ऑफ कॉपरेशन। आगे चलें, अब हम लोग देख लेते हैं सिग्निफिकेंस क्या है इसके। तो ये सब अब हमने ऊपर जितना डिस्कशन कर लिया ना, इतना लेंथी डिस्कशन, उसमें ये सारी बातें ऑलरेडी कवर हो चुकी हैं। जियोपॉलिटिकल, एक तो यूएनएससी में हमें आपके वीटो की जरूरत पड़ सकती है कभी, यूएनएससी में हमें परमानेंट सीट चाहिए, उसके लिए भी आपकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, रशिया की। दूसरा, कश्मीर मैटर पे अगर किसी कंट्री ने हमें सपोर्ट किया था अनकंडीशनली तो वो रशिया ही था। ठीक है, कश्मीर मैटर पे, और आज भी कश्मीर मैटर अभी कोई ऐसे खत्म नहीं हो गया है। कश्मीर मैटर अभी भी उतना ही अलाइव है इंटरनेशनल लेवल पर, एटलीस्ट जब तक OIC जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, टर्की और पाकिस्तान जैसी कंट्रीज हैं। ठीक है, ये दोनों में उतना ही इंपॉर्टेंट है। अब जियो पॉलिटिकल अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा अगर रशिया किसी के क्लोज जा रहा है तो वो चाइना के। अब चाइना के कंटेक्स्ट में हमें रशिया की हेल्प दोनों वे में पड़ेगी। ठीक है, एक तो असर्टिव वे में भी, ठीक है, ताकि हम लोग अपने आप को असर्ट कर सकें वहां पर, और रशिया को कह सकें कि आप चाइना को रिस्ट्रेन कीजिए, एटलीस्ट आप चाइना के साथ वो टेक्नोलॉजी, वो डिफेंस वेपन्स और टेक्नोलॉजी शेयर मत कीजिए जो आपने हमारे साथ की। एट द सेम टाइम हमें परसुएसिव वे में भी जरूरत पड़ेगी ताकि वो चाइना को रिस्ट्रेन करके रखे कि आप जितना ज्यादा एग्रेसिव होंगे इंडियन बॉर्डर्स पर, उतना ही ज्यादा आप इंडिया को पुश करेंगे यूएसए की तरफ, जो कि रीजन के लिए अच्छा नहीं है। ठीक है, जब हम यूरेशिया की बात करते हैं यानी कि ईस्टर्न यूरोप,
प्लस एशियन रीजन। ठीक है, तो ओवरऑल यूरेशियन रीजन में पीस के लिए जरूरी है कि चाइना अपने बिहेवियर को थोड़ा कम एग्रेसिव रखे ताकि इंडिया को यूएसए की तरफ पुश होने की जरूरत ना पड़े। क्लियर? तो ये बातें हो गई जियोपॉलिटिकल की, और रशिया को भी जरूरत है हमारी ताकि उस पे जो सैंक्शन लगे हैं वो उनको बाईपास कर सके, उसको इंडिया जैसी कंट्री जिसके पास इतना बड़ा मार्केट है उसके साथ इकोनॉमिक डेवलपमेंट में पार्टनरशिप करने का मौका मिले। ठीक है, और जियोपॉलिटिकल वे में आप एक और चीज सोचिए कि ऊपर रशिया है, यहाँ चाइना है, यहाँ पे इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ पे अफगानिस्तान है और यहाँ ईरान है, और बाकी तो ये 5 स्तान कंट्री जो है वो तो रशिया के ही इन्फ्लुएंस में रहती है। ओके, अब ये सब कंट्रीज परेशान क्यों हैं? क्योंकि चाइना और ईरान के बीच क्या हुई है, 25 ईयर्स की स्ट्रैटेजिक डील। ठीक है, उसके बाद रशिया जैसे जैसे इंडिया थोड़ा सा यूएसए की तरफ जाने लगा, रशिया भी पाकिस्तान की तरफ आने लगा। ठीक है, पहली बार होगा शायद जब रशिया ने पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज की है, रशिया ने पाकिस्तान को वेपन देना अलाउ किया है। सिमिलरली रशिया ने चाइना के साथ भी वेपन ट्रेड फिर से स्टैब्लिश कर लिया, जो कि वो इंडिया की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए नहीं करता था। अफगानिस्तान अभी भी एक डिस्टेबलाइज कंट्री है, तो इस पूरे रीजन में पीस बना रहे, ठीक है, ये कैंपिंग शुरू ना हो जाए, डिवीजन शुरू ना हो, उसके लिए इंडिया रशिया की पार्टनरशिप बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। ठीक है, तो पहला सिग्निफिकेंस ये हो गया। दूसरा सिग्निफिकेंट डिफेंस के कंटेक्स्ट में आता है, तो आज तक हमने सबसे ज्यादा जो मिलिट्री इक्विपमेंट्स खरीदे हैं वो खरीदे हैं रशिया से। अब ऐसा नहीं है कि मिलिट्री इक्विपमेंट खरीद लिए तो बात खत्म हो गई, हमें बार बार इनके स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। ठीक है, इनके मेंटेनेंस, रिपेयर, ऑपरेशन वगैरह के लिए एमआरओ बोलते हैं इनको। ठीक है, स्पेयर पार्ट्स की जरूरत पड़ती है। हमने काफी सारे सॉफ्टवेयर हार्डवेयर खरीदे हुए हैं, तो इनके भी लिए भी जरूरी हो जाता है कि रशिया हमें इनकी चीजें सप्लाई करता रहे। बट रशिया क्या कर रहा है, जैसे जैसे हम यूएसए के करीब गए, रशिया इन चीजों में जानबूझकर डिले कर रहा है। ठीक है, तो इसके लिए हमें एक कंबाइंड फोरम बनाना चाहिए जहां पे हम इन इश्यूज को सॉर्ट आउट कर सकें। अभी भी इंडिया का करीब 60 to 70% जो डिफेंस इक्विपमेंट है वो रशियन ओरिजिन ही है। ठीक है, यूएस हो, फ्रांस हो, उसके अलावा इसराइल हो, ये रशिया की जगह नहीं ले सकते, क्योंकि हम लोग ये जो इतने मैसिव बिलियंस ऑफ डॉलर के हमने हथियार ऑलरेडी खरीद रखे हैं। ठीक है, जैसे हमारा विक्रमादित्य, वो क्या था, वो पहले रशिया का ही एयरक्राफ्ट कैरियर था, कुर्शोकोव करके कुछ नाम था उसका। राइट, तो वो पूरा एयरक्राफ्ट जो चल रहा है वो रशियन टेक्नोलॉजी पे चल रहा है। ठीक है, उसमें रशिया के सॉफ्टवेयर हार्डवेयर लगे हुए हैं। अगर हम रशिया को एंटेगोनाइज कर लेंगे, उससे नाराजगी मोल ले लेंगे, तो हमारे ये इतने सारे जो डिफेंस इक्विपमेंट्स है ये काफी सारे एकदम वेस्ट चले जाने हैं। ठीक है, तो ये बात हुई डिफेंस की। नेक्स्ट नेक्स्ट बात करते हैं इकोनॉमी की। तो इकोनॉमी के कंटेक्स्ट में हमें काफी चीजें चाहिए रशिया से, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ऑयल एंड गैस। ठीक है, उसके अलावा बाकी सब बातें ऊपर कर चुके हैं, आप खुद से लिख लेंगे। हम लोग एक एफटीए भी नेगोशिएट करने की कोशिश कर रहे हैं यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के साथ। ठीक है, विच इज लेड बाय रशिया। अच्छा, हमने ये सब पहले न्यूज़पेपर प्रीलिम्स वगैरह में पढ़ा है, तो मैं आपसे जानना चाहूंगा कमेंट सेक्शन में यूरेशियन इकोनॉमिक यूनियन के मेंबर्स कौन कौन है। ठीक है, बताइएगा। ठीक। और देखिए, मैं अभी बार बार कहता हूँ कि आपने जो करंट अफेयर में ऐसा साल भर पढ़ा है, ऐसा नहीं है कि वो वेस्ट जाएगा। यूपीएससी 2 साल 3 साल पीछे के करंट अफेयर पूछता है। अगर 24 में आपका सिलेक्शन नहीं भी हुआ है तो वो करंट अफेयर आपके लिए अभी भी उतना ही इंपॉर्टेंट है फॉर 25। ऑलराइट, नेक्स्ट इज स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग। क्योंकि हम लोग अभी जब रशिया गए, प्राइम मिनिस्टर तो क्या दिखाना चाह रहे थे, वो वॉशिंगटन में चल रहे नाटो समिट को ही दिखाने गए थे कि हम लोग आप के प्रेशर में नहीं है। ठीक है, हम लोग अपनी स्ट्रेटेजिक बैलेंसिंग ही दिखाने की कोशिश कर रहे थे कि आप करते रहिए अपना 75 ईयर सेलिब्रेशन, डजेंट मैटर। और दूसरा हमने मैसेज एक इनडायरेक्टली दिया चाइना को। ठीक है, कि अगर आप ये सोच रहे हो कि इंडिया यूएसए की तरफ जा रहा है तो रशिया, और क्योंकि अब इकोनॉमिकली तो चाइना बिगर पार्टनर बन चुका है रशिया का। ठीक है, डिफेंस में चाहे रशिया आगे हो चाइना से, बट इकोनॉमी में तो चाइना बहुत आगे है रशिया से। और रशिया अगर इस वॉर में सस्टेन कर पाया ना, तो यूक्रेन की वजह, यूक्रेन वॉर में, तो उसमें सबसे बड़ा रोल है रशिया के साथ, चाइना के साथ चल रहे ट्रेड का। ठीक है, चाइना अगर ये सोच रहा है कि अब तो रशिया पूरी तरह से उस पर डिपेंडेंट है, तो ऐसा नहीं है। हमने चाइना को भी ये मैसेज दिया है कि रशिया के साथ इंडिया भी एक स्ट्रॉन्ग पार्टनर बन के अभी भी खड़ा है, चाहे वो स्ट्रेटेजिक डोमेन में हो, डिफेंस डोमेन में हो या फिर इकोनॉमिक डोमेन में हो। ऑलराइट, तो हमने ये मैसेज दोनों को दिया है, नाटो को भी और चाइना को भी। चैलेंजेस देख लेते हैं, चैलेंजेस क्या है। तो पहला चैलेंज तो है रशिया को जो पसंद नहीं आ रहा है कि इंडिया यूएसए की ये जो रिलेशनशिप हो रही है ठीक नहीं है। 2008 में हमने जब से यूएसए के साथ सिविल न्यूक्लियर डील साइन की थी, ठीक, तब से हमारे बीच काफी सारे आर्म्स ट्रेड बढ़ गया था। ठीक है, और ये रशिया को पसंद नहीं आया, क्योंकि रशिया से हम लोग जो वेपन खरीद रहे थे वो रिड्यूस होते चले गए, यूएसए से हम लोग जो वेपन खरीद रहे थे वो इंक्रीज होते चले गए। इसके अलावा यूएसए के साथ हमने काफी सारे पैक्ट साइन किए जिन्हें हम फाउंडेशनल एग्रीमेंट्स कहते हैं। ठीक है, इंडिया यूएसए फाउंडेशनल एग्रीमेंट, फॉर एग्जांपल लॉजिस्टिक एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट था, लेमोआ।
ठीक है, कॉमकासा था फॉर कंपैटिबिलिटी ऑफ ऑल दिस सॉफ्टवेयर एंड ऑल, एंड बायलैटरल एक्सचेंज का एक एग्रीमेंट था बेका। ठीक है, तो बेका, कॉमकासा, लेमोया और लेमोआ, ऑल दीज आर फाउंडेशनल एग्रीमेंट ऑफ इंडिया यूएस रिलेशनशिप। तो ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा रशिया को एंटेगोनाइज कर देता है। ठीक है, नेक्स्ट इज, लेकिन अगेन इसको काउंटर भी कर सकते हो कि S-400 मिसाइल फिर हम आपसे क्यों खरीदते। ठीक है, वो भी जबकि अमेरिका थ्रेटन कर रहा था कि हम आपसे आप पे काटसा लगा सकते हैं, हम आप पे सैंक्शन लगा सकते हैं, फिर भी हमने खरीदा। ओके, तो वो काफी था रशिया को मैसेज देने के लिए कि हम कोई यूएसए से डर नहीं रहे। दी ओनली थिंग इज कि चाइना इतना एग्रेसिव हो जाता है कि हमें थोड़ा सा यूएसए के करीब जाना पड़ता है। नेक्स्ट इज चाइना फैक्टर ओनली। ठीक है, चाइना क्योंकि कहीं ना कहीं अब सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप में आ चुका है विथ चाइना। ठीक है, विसावी चाइना एक सबॉर्डिनेट रिलेशनशिप में जा चुका है। आप कह सकते हो कि रशिया इज नाउ सीन एज अ जूनियर पार्टनर टू चाइना, क्योंकि चाइना का जो इकोनॉमिक माइट है और मिलिट्रीली भी वो जितना स्ट्रांग बढ़ रहा है, वो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इशू है। ठीक है, तो ये इंडिया का कंसर्न होता है कि चाइना फैक्टर इसके बीच में आ जाता है। दूसरा, अब हम यूएसए के करीब जा रहे हैं, तो रशिया क्या कर रहा है, इन भिख मंगों के करीब जा रहा है जिन्हें पाकिस्तान कहते हैं। ठीक है, ये हमेशा मांगते रहते हैं, पहले यूएसए से मांगते रहे तालिबान और अफगानिस्तान के नाम पे, अब वो मैटर खत्म हुआ, तो अब ये रशिया से मांगते रहते हैं और चाइना से मांगते रहते हैं। राइट, तो यहाँ पे हमें पसंद नहीं आया था कि इन लोगों ने एक एक्सरसाइज फ्रेंडशिप की थी पाकिस्तान के साथ, पहली बार। ठीक है, आज तक पहली बार इन लोगों ने एक जॉइंट एक्सरसाइज की, मिलिट्री एक्सरसाइज, जो कि हमें पसंद नहीं आया था कि आप पाकिस्तान के साथ मिलिट्री एक्सरसाइज कर रहे हो। सेकंड थिंग जो हमें पसंद नहीं आई थी कि आप आर्म्स ट्रेड करना चाह रहे हो आप पाकिस्तान के साथ। पाकिस्तान भी आर्म्स खरीदता रहता है, बहुत खरीदता है। ठीक है, वो यूएसए से भी खरीदता रहता है, बट उसको अगर ये दिख रहा है कि मैं रशिया को दूर कर सकता हूँ इंडिया से, तो आर्म्स खरीदता है वो। अब आप सोचोगे कि अगर इतना भिखारी है तो फिर आर्म्स कैसे खरीद रहा है, वो चाइना दे देगा पैसे। ठीक है, कि चाइना को उससे क्या फायदा है कि चाइना को मौका मिलेगा पाकिस्तान को रशिया के करीब ले जाने का। और इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि प्रेशर किस पे पड़ेगा, इंडिया पे, कि देखिए पाकिस्तान चाइना के बीच ट्रेड हो रहा है, भले ही वो पैसा पूरा ये दे रहा हो, चाइना दे रहा हो। ठीक है, वो उसके लिए बड़ी बात नहीं है, बट एक मेंटल प्रेशर पड़ेगा इंडिया पर। नेक्स्ट ट्रेड इम्बैलेंस, तो वो सब मैंने आपको बता ही दिया, $65 बिलियन का ट्रेड है, लेकिन $61 बिलियन उनके फेवर में है। ठीक है, तो ये चीज करेक्ट करना जरूरी है, ट्रेड इम्बैलेंस को। नेक्स्ट इज डिफेंस डिले। तो ये इंडिया को अच्छा नहीं लग रहा है कि S-400 डिफेंस सिस्टम जिसकी हमें सख्त जरूरत है, वो अभी तक डिले हो रहा है, जबकि कहीं 2019 में हमने एग्री कर लिया था। और वो यूक्रेन वॉर की वजह से हो रहा है, बट हम बहुत सीरियस कंसर्न है हमारे लिए कि हमें ये चाहिए। और दूसरा कि आप जो हमारे ऑलरेडी मिलिट्री इक्विपमेंट्स हैं उनके स्पेयर पार्ट्स देने में भी काफी डिले कर रहे हो। ये दो इंडिया के मेजर कंसर्न है। यूक्रेन क्राइसिस, तो यूक्रेन क्राइसिस में कम से कम एक चीज है कि अब इंडिया के साथ प्रॉब्लम ये है कि हम क्रिटिसाइज तो कर नहीं सकते रशिया को, तो हम बस वही बोलाते हैं कि दिस इज नॉट एन एरा ऑफ वॉर। ठीक है, एंड आपको जो भी इश्यूज सेटल करने हैं वो आप डिप्लोमेटिकली कीजिए एंड इन कॉन्सोनेंस विद यूएन नॉर्म्स। ठीक है, तो ये यूक्रेन पे हम लोग सिर्फ यही स्टैंड ले सकते हैं और कुछ नहीं। वे फॉरवर्ड में आप क्या लिख सकते हैं कि हम लोगों ने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है अभी तक। इसको चेंज कर लेता हूं जरा। हमने बिल्कुल सही स्टैंड लिया है कि हम लोग न्यूट्रल हैं यूक्रेन वॉर में, और हम लोग वही सब बातें दोहराते रहते हैं कि ऑल कंट्रीज मस्ट अबाइड बाय इंटरनेशनल रूल्स। ठीक है, तो हमें यही स्टैंड अपना मेंटेन रखना चाहिए। दूसरा, एड्रेसिंग द डिफेंस सप्लाई, तो इसके लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग एक जॉइंट फोरम सेटअप कर सकते हैं जहां पे नेगोशिएशन किए जाएं कि आखिर ये डिफेंस सप्लाई में क्या प्रॉब्लम आ रही है। नेक्स्ट इज डिप्लोमेटिक एंड फाइनेंशियल एंगेजमेंट। तो डिप्लोमेटिकली तो हम लोग मिलते ही रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर की आई थिंक एक बायलेटरल विजिट हो सकता है, पहली है जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है, बट वैसे अलग अलग फोरम में वो मिलते रहे रेगुलर। ठीक है, और उसके अलावा नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो है उसको तेज करना चाहिए। एफटीए जो हम साइन करना चाह रहे हैं यूरेशियन इकोनॉमिक काउंसिल के साथ, उसको भी हमें थोड़ा तेजी से करना चाहिए। ठीक है, एनहांस फोकस ऑन यूरेशिया, यानी कि पूरा यूरोप, ईस्टर्न यूरोप, जो रशिया और 5 स्थान कंट्रीज हैं, अलोंग विद बेलारूस, अब तो बेलारूस मेंबर भी बन चुका है एससीओ का, प्लस जितनी भी एशियन कंट्रीज हैं। ठीक है, यानी कि ईस्टर्न यूरोप एंड एशिया, इस पूरे रीजन के बारे में हमें सोचना चाहिए कि इस पूरे रीजन में पीस कैसे बने रह सकता है। ठीक है, हमें कोई शौक नहीं है यूएसए के करीब जाने का। अगर रशिया का मेन कंसर्न है तो उसे ये समझना चाहिए कि हमें कोई शौक नहीं है यूएसए के इतना ज्यादा करीब जाने का, हमारी मजबूरी है, बिकॉज चाइना अपना जो एग्रेसिव बिहेवियर दिखाता है उस वजह से। अगर रशिया बीइंग अ कम्युनिस्ट कंट्री और
बिल्कुल एकदम पक्के रिश्ते हैं चाइना के साथ। अगर रशिया डिप्लोमेटिकली या किसी भी तरीके से चाइना को रिस्ट्रेन कर सकता है कि आप एग्रेसिव मत होइए, डिप्लोमेटिकली आपके बॉर्डर डिस्प्यूट सेटल कर लीजिए, तब जाकर इस पूरे यूरेशियन रीजन में हम लोग को एक पीस देखने को मिल सकता है। ठीक, अनइक्विवोकल मैसेज टू वेस्ट, ये हमने दिया है मैसेज कि रशिया हमारे लिए एक पाइवोटल प्लेस है हमारी स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन में, और वो हमेशा रहेगा। तो हमने वेस्ट को ये क्लियर मैसेज दिया एंड देते रहना चाहिए। ओके, तो हमने काफी सारी चीजें समझ ली इंडो रशिया के बारे में। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया हो। एंड नाउ सेकंड थिंग इज कि देखिए यहाँ पे हमने सारी बातें कर ली हैं ऑलरेडी। ये सेशन एज इट इज चलते भी रहेंगे, बट नाउ द फैक्ट इज कि विद सॉरी ये ज्यादा हो गया। विद रिस्पेक्ट टू मेंस 450 प्लस, ठीक है, ये सीरीज ऑफ ब्रेनस्टॉर्मिंग, ठीक है, हम लोग मेजर पोर्शन अब इसका शिफ्ट कर रहे हैं अपनी एप्लीकेशन पर। ठीक है, दैट इज पार्ट ऑफ अ पेड कोर्स। ओके, ये सब यूट्यूब पे इतना फ्रीली अवेलेबल नहीं रह पाएगा ड्यू टू सम जेन्युइन कंसर्न एंड जेन्युइन रीजन एज वेल। ओके, यूट्यूब पे सिर्फ मोस्टली आपको मिलेगा आपका न्यूज एनालिसिस एंड मे बी प्रीलिम्स एक्स्ट्रा, जिसके हमने आज आपके साथ 2 वीडियो शेयर करे थे। ठीक है, इसके अलावा मेंस 450 प्लस ब्रेनस्टॉर्मिंग ये ऐप पे अवेलेबल होगा इन आ पेड कोर्स। एंड सेकंड थिंग इज कि देखिए ये दोनों जरूरी इसलिए है बिकॉज मेरा जो गोल है कि नेक्स्ट 4-5 मंथ्स में आई वांट यू गाइस टू प्रिपेयर वेल फॉर आंसर राइटिंग इवेंचुअली। ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं आपको आंसर राइटिंग अभी नहीं करा सकता, यूट्यूब पे ऐसे कई इनिशिएटिव चलते हैं, बट द फैक्ट इज कि जब तक आपको उसके लिए धीरे धीरे ट्रेन ना किया जाएगा। मेंस 450 आपको क्या देता है? ये आपको कंटेंट देता है। ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या देता है? सिर्फ कंटेंट होना काफी नहीं है, उसको किस तरीके से पुट इन करना है, उसको किस तरीके से रिलेट करना है, और किस तरीके से एक वेल स्ट्रक्चर में प्रेजेंट करना है। ठीक है, ये सब चीजों को कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो, ये ब्रेनस्टॉर्मिंग में हम सीखते हैं। जब ये दोनों चीजें आपको अगले 4-5 महीनों तक रेगुलर कराई जाएगी, डेली कराई जाएगी, तब आप आंसर राइटिंग के लिए तैयार होंगे। और आंसर राइटिंग हम लोग शुरू करेंगे फ्रॉम अक्टूबर, राइट। और ये पूरा जो कोर्स है ये 2025 के लिए है। और इसके अलावा हम लोग अराउंड अक्टूबर से, अभी तो नहीं, लेकिन जब एक बार आंसर राइटिंग शुरू हो जाएगी ना, तब हम लोग स्टैटिक सिलेबस के भी रिवीजन को दोबारा स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, तो आपका ये जो 6,000 रुपीज का कोर्स है फॉर 2025, ये आपका कंप्लीट रिवीजन का ध्यान रखेगा, चाहे वो करंट अफेयर्स रिलेटेड हो या फिर आपका स्टैटिक सिलेबस से हो। ठीक है, बोथ प्रीलिम्स एंड मेंस पर्सपेक्टिव से। सो अगर आपको पसंद आ रहा है तो डू गिव अ लाइक। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, हैव अ ग्रेट डे एंड कीप लर्निंग।